चलो ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आधा डिस्कशन पेपर का मैंने तो सेकंड हाफ जो है मैंने डिस्कशन कर दिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और आपको भेज दिया है तो सब लोग गुड देख। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सब लोग देख लेना कि क्या हुआ था आधे हाफ डिस्कशन में। आधा हाफ डिस्कशन आप लोग कर लिए थे। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, पूछ सकता है। सर तबीयत खराब है आपकी? हाँ बेटा, हाँ बेटा, ध्रुव तबीयत खराब है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फ्रिक्शन। माय नेम इज मोहम्मद नुमान, आई एम अ फिजिक्स टीचर। और आज हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2। टॉपिक इज फ्रिक्शन और 11th फिजिक्स जेई का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट है 28/1/2025। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। क्लास तो करूंगा ना मैं, जैसे आप लोग को छोड़ दो। स्टैटिक सर रहने दीजिए। नहीं बेटा, मैं तो क्लास कभी नहीं छोड़ता। सर कल कर लेंगे। अरे फाइन, ठीक है, आई कैन मैनेज। असल में 2 क्लास हो गई ना आज, तो इस वजह से थोड़ा और समय डालूंगा। बैक टू बैक। कल 3 घंटे पढ़ाना सर। ठीक है सर, पहले आप। अरे देख लो, हो जाएगा। हाँ सर, ये आइडिया सही है, कल पढ़ा दीजिए तो। नहीं, देख लो आज। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कम रहेगी या बराबर रहेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच सुनिधि। अरे न्यूमेरिकल ही कराऊंगा रोहित, टेंशन नहीं लो। तुम परेशान हो जाओगे कि न्यूमेरिकल कितना हो गया। और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, जितना आप अप्लाई करोगे, ठीक है, एग्जैक्टली उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। वट एवर अप्लाइड फोर्स, whatever applied force is static friction। ठीक है, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज म्यूएस एन। और एन क्या होता है बेटा? एन होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है कि जब भी कांटेक्ट में आएगा तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्राउंड फोर्स लगाएगी या सरफेस फोर्स लगाएगा। अगर आप सरफेस पर फोर्स लगाओगे तो सरफेस आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स आएगा और जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट फोर्स जो हो वो परपेंडिकुलर। कांटेक्ट फोर्स जो होगा वो किसी भी एंगल पर हो सकता है। दिस इज कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। और ये सारी बातें आपने देख रखी थी। अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक ऑब्जेक्ट है और जिसका मास 5 किलोग्राम है, इस ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.04 है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इस ऑब्जेक्ट पर मैं लगा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट पर लगा रहा हूँ मैं 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, 1 मिनट देख लूँ मैं। इस पे लगा रहा हूँ मैं 1 न्यूटन का फोर्स। तो विल ऑब्जेक्ट मूव और नॉट? विल ऑब्जेक्ट मूव और नॉट? ठीक है, ये आपको बताना है। अब बुद्धिमान आप लोग, आप बता सकते हैं कि कैसे करेंगे। आज बच्चों का अमाउंट इतना कम नो कैसे? सर, तो बुद्धिमान नहीं सर हो? मूव नहीं करेगा। हाँ, सर मूव नहीं करेगा हाँ, मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो सर, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 2 न्यूटन का है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जो कि म्यूएस एन होता है वो 0.04। और एन क्या होगा यहाँ पे? अपवर्ड फोर्स एन, डाउनवर्ड फोर्स 50 एन। न्यूटन। हाँ, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है डाउनवर्ड या अपवर्ड में, तो टोटल अपवर्ड इज टू टोटल डाउनवर्ड। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg, यानी कि 5 × 10 यानी कि 50।
यहाँ पे डाल देता हूँ मैं n की वैल्यू 50, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। तो जो f है वो लेस देन fs मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू से कम है। तो इस केस में बॉडी विल नॉट मूव। वेरी गुड, शाबाश सार्थक, स्मार्ट, वेरी गुड। सर हाँ सर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलिए। सर आज आप थोड़े कम एनर्जेटिक लग रहे हो। तो हाँ बेटा, बोला तो, आप लेट ज्वाइन किया, आज मुझे फीवर है ना, इस वजह से। अभी बोला ना, सभी बच्चे ओह, पूछ रहे थे। हाँ आज फीवर है मुझे। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ ना, मैंने फिर मुझे पता अच्छा, नहीं था। ओके सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर आस्किंग। ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। प्रॉपर्टी 1 क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी 2 क्या? प्रॉपर्टी 1 पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो जितना आप अप्लाई कर रहे हो एग्जैक्टली उतना अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक लिमिट पे आके ब्रेक हो जाता है। इस छोटे से क्लिप में भी देख सकते हो, बढ़ते 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 जब 2.6 पहुंच जाता है फोर्स, क्या होता है वो ब्रेक कर देता है मैक्सिमम वैल्यू को और बॉडी मूव करना शुरू हो जाती है। और जब वो अबाउट टू मूव होता है, जस्ट चलने वाला होता है, उसको बोलते हैं हम कि इम्पीडिंग मोशन है, बस चलने ही वाला है। और इस केस में रिलेशन समझ में आया पुराने केस से और अभी वाले केस से कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से या तो कम होगा या तो बराबर होगा। ये आपने पढ़ रखा था लास्ट क्लास में। तीसरा केस है कि अगर बॉडी मूव करने लगे तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कोई। और वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला है, उसका रिलेशन है, दैट इज म्यू के एन। और म्यू क्यू क्या कहलाता है? म्यू क्यू कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होगा। या तो वो इक्वल होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि 0 के बराबर का मतलब स्मूथ सरफेस है, सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इस केस में 0 फ्रिक्शन हो जाए। और या तो वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इन ऑलमोस्ट, लेकिन कभी भी वो 0 एक्चुअल केस में रियल लाइफ में पहुंचता नहीं है। 0 कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन हर चीज में रहता ही है। तो इस तरीके से आपने कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देख लिया, तो 0 से बड़ा होगा और या तो 0 होगा। और हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, एमसीक्यू में पूछ लिया कि म्यू के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है और ऑप्शंस दिया हो ऐसे, तो उनमें से ये वाला जो ऑप्शन है मैथमेटिकली इसी बात को दिखाता है जो मैंने अभी बोला कि वो 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो हमेशा, या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो लेकिन वो थियोरेटिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं। तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। आपसे पूछ लिया कभी जेईई मेंस में, आप बता दोगे, आपके स्कूल में पूछ लिया आप बता दोगे ये रिलेशन। ठीक है तो डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ सर हाँ बेटा। सर ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 2.5 है तो हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन 2.6 हो जाएगा? नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम होता है, उससे उसकी वैल्यू कम होती है। यही कहीं लिखा होगा, अगर लिखा होगा तो। नहीं लिखा है तो आप मुझसे समझ लो, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, अभी आगे आएगा, लिखा जाएगा। तो और स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 से ज्यादा नहीं जाता है, 1 से कम ही रहता है हमेशा। ठीक है, वरना वो रियल लाइफ में वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर वो 1 से ज्यादा हो जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन। जीरो फ्रिक्शन अचीव की जा सकती है? क्या? रियल लाइफ में जीरो फ्रिक्शन अचीव की नहीं जा नहीं, रियल लाइफ में 0 फ्रिक्शन नहीं अचीव किया जा सकती है। वो थियोरेटिकली हम बोल देते हैं कि आपने बहुत सारा तेल लगा दिया ग्राउंड पे तो फ्रिक्शन काफी कम हो गया, लेकिन 0 फ्रिक्शन रियल लाइफ में कभी अचीव नहीं किया जा सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द सरफेस। यहाँ पे समझने वाली बात है कि रिलेटिव मोशन के अपोज होता है। किसके अपोज होता है? रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है कि जिस सरफेस पे वो कांटेक्ट में है, जिस सरफेस से वो टच में है, उससे रिलेटिव, उसके रिलेटिवली जो मोशन हो रहा है, आगे हो रहा है या पीछे हो रहा है, उसके रिलेटिव मोशन के अपोज करती है। ना कि आप ग्राउंड से बैठ के देख रहे हो। क्या मतलब हुआ इसका, क्या बात कह रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा है, समझाता हूँ। एक एग्जांपल यहाँ पे देखता हूँ कि एक ये ब्लॉक बी है जो कि 20 स्पीड, जो ब्लॉक बी है वो 20 स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, और उसके ऊपर ब्लॉक ए है और ये 10 की स्पीड से आगे जा रहा है। ये आप कहाँ से खड़े होके देख के बता रहे हो?
ग्राउंड से देख के बता रहे हो कि ब्लॉक बी पर खड़े होकर देख के बता रहे हो कि ब्लॉक ए पे खड़े होकर देख के बता रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसका मतलब ये जो मोशन आपने बताया है वो ग्राउंड से आप देख करके बता रहे हो कि ये 20 की स्पीड से जा रहा है आगे और ये 10 की स्पीड से जा रहा है आगे। ठीक है, बात सही है, लेकिन ये आप कहाँ से देख के बता रहे हो? ग्राउंड से देख करके बता रहे हो। अगर नहीं बोला जाए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात होती है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए रिलेटिव मोशन, जिसके साथ ऑब्जेक्ट कनेक्ट है, कांटेक्ट में है, उसके रिलेट करके बताना है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए और इस वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में, किसके कांटेक्ट में है? बी के कांटेक्ट में। तो हमको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आपको समझाया है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है ए की वेलोसिटी बी की नजर में, बी के रिस्पेक्ट में, बी के चश्मे से, बी की आंखों से, बी के दृष्टिकोण से। अब बी तो बोलेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बी पे खड़ा हो जाऊंगा और बी के बिहाफ पे मैं बात करूंगा। अब बी जा रहा है आगे ज्यादा स्पीड से और ए जा रहा है 10 की स्पीड से आगे। अब अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बताओ मुझे कि अगर मैं खड़े होकर यहाँ से ए को देखूंगा तो ए मुझे वो आगे की तरफ मेरी तरफ आते हुए दिखेगा कि मुझसे दूर जाते हुए दिखेगा? नहीं, अगर मैं किसी स्केटबोर्ड दूर जाते हुए, हाँ सर दूर जाते हुए, किसी बड़े स्केटबोर्ड पे मैं खड़ा हो जाऊं और ये स्केटबोर्ड के अंदर मोटर लगी हुई है और मैं स्केटबोर्ड पे खड़ा हो गया और मैं ब्लॉक को देख रहा हूँ कि ये ब्लॉक जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है। अब स्केटबोर्ड जो है वो खुद 20 की स्पीड से चल रहा है और ये जो ब्लॉक है वो 10 की स्पीड से चल रहा है। तो अगर मैं देखूंगा ये ब्लॉक जो है स्लो चल रहा है और मैं जो चल रहा हूँ वो फास्ट चल रहा हूँ, ज्यादा स्पीड से चल रहा हूँ। मैं मतलब स्केटबोर्ड, मैं चल रहा हूँ 20 की स्पीड से आगे की तरफ और ब्लॉक चल रहा है 10 की स्पीड से आगे की तरफ। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये थोड़ा स्लो चल रहा है और जिस ग्राउंड पे खड़ा हूं मैं, ग्राउंड आगे की तरफ फास्ट चल रहा है। तो वो मुझे कैसा दिखेगा? आगे की तरफ मुझसे पास आते हुए दिखेगा कि पीछे की तरफ मुझसे दूर जाते हुए दिखेगा? ये आपको होता है, दूर जाते हुए दिखेगा। सर दूर जाते हुए। हाँ, अब इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, मैथमेटिकली लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बेटा? 10 -10 मीटर पर सेकंड। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ये भी 10 से पॉजिटिव लेंगे, ये भी बी से पॉजिटिव लेंगे। -10, -10 क्या बता रहा है? कि वो मेरी तरफ आ रहा है कि मुझसे दूर जा रहा है? माइनस ये बता रहा है कि दूर जा रहा है। तो जब मैं यहाँ पे रिलेटिव मोशन बताऊंगा, मुझसे दूर जा रहा है, तो अगर रिलेटिव मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इसके, इस रिलेटिव मोशन के वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दूर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि जो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगेगा, अरे अरे अरे, इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगेगा, ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन लगेगा, वो आगे की तरफ लगेगा। ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन, अब ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है तो जाहिर सी बात है ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। लास्ट क्लास में बताया है कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं। कांटेक्ट फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं। इस तरीके से आपने सब बना ली। अब मैं आपसे बोलूं कि मोशन, अब यहाँ पे कुछ खास नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? चलो, अब ये अगर मैं ग्राउंड पे खड़े होकर के बी को देखूं तो भाई ग्राउंड पे खड़े होकर बी को देखूंगा तो बी तो आगे की तरफ जा रहा है, तो ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन लगाएगा किधर? पीछे की तरफ। तो ग्राउंड जो फ्रिक्शन लगाएगा वो पीछे की तरफ लगा। तो ब्लॉक बी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ए लगा रहा है पीछे की तरफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ, और एक एफ जी लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है पीछे की तरफ फ्रिक्शन एफ जी लगा रहा है, और एक ब्लॉक ए लगा रहा है पीछे की तरफ एफ लगा रहा है। तो दो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। आपने थ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। अब ए पर बात करूं, ए पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो आगे की डायरेक्शन में लग रहा है। ए पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो आगे की डायरेक्शन में लग रहा है। कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। डायग्राम बनाना समझ में आ गया? चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छी, शाबाश। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। अच्छा, अगर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं कि मैं फोर्स को बढ़ा रहा हूं तो हो क्या रहा है? फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है। और मैंने बढ़ा दिया फोर्स को, ये फोर्स का एक्सिस है, अप्लाइड फोर्स का एक्सिस है,
और ये फ्रिक्शन फोर्स का एक्सिस है, ये फ्रिक्शन फोर्स का एक्सिस है। तो होता क्या है कि आपने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गया, आपने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गया, आपने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गया। जितना आपने फोर्स लगाया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है। तो ऐसे केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रही। फिर आपने फोर्स बढ़ाया, फिर फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट हो गया, सेल्फ एडजस्टिंग उतना ही लग गया। तो इससे क्या हुआ कि एक लिमिट पर पहुंच करके अब एक लिमिट पर पहुंच गया, अब जितना आपने अप्लाइड फोर्स किया और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली उतना ही अप्लाई हो गया। अब इसके बाद नहीं बढ़ने वाला है, लिमिट इसकी नहीं बढ़ने वाली है। यानी कि जितना आपने अप्लाई किया फोर्स उतना ही फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग गया, इसके बाद अब वो नहीं बढ़ने वाला है। यानी ये वाली जो कंडीशन कहलाएगी ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, या जिसको हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। उसके बाद भी अगर हम सर फोर्स बढ़ा देंगे, अप्लाइड फोर्स हमने बढ़ा दिया, तब क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अब कम होता जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अब कम होता जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अब कम होता जाएगा। अब जब इसके बाद मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात हो जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात हो जाए या लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो जाए, उसके बाद अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं तो बॉडी आ जाती है किसमें, मोशन में। और मोशन में जो फ्रिक्शन लगता है उसको कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, अब इसमें आप देखोगे कि अगर रियल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है और आप उसको पुश कर रहे हो, तो जब आप शुरू में पुश करते हो तो बॉक्स मूव नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। आप फोर्स बढ़ाते जाते हो, नहीं करता है। तो एक लिमिट के बाद बॉक्स मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब आपने फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि जब ये हैवी बॉक्स मूव करना शुरू कर दिया तो अब क्या आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है कि मोशन में अब आपको कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है? जब वो मोशन कम फोर्स, क्योंकि आगे जब वो मोशन करना शुरू कर देता है, जब वो मोशन करना शुरू कर देता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन में पहुंच जाती है, जो कि कम होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपेयर में कम होने लगती है। तो जब वो मोशन करना शुरू कर देता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो चुकी होती है, मोशन में फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। और जब उसकी वैल्यू कम होती है तो आपको ज्यादा एफर्ट, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सा एग्जाम्पल है, मैं क्या ही बताऊं, मैं एग्जाम्पल को, बहुत बड़ी चीज थोड़े है, आप लोग समझते हो, फिर भी देख लो अगर किसी को समझ में कि यहाँ पर है एक ऐसे बॉक्स रखा हुआ है और ऐसे ये रखा हुआ, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ। अब जब ये मूव करना शुरू कर दिया तो अब मुझे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये मोशन में आ गया तो इस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि वैल्यू उसकी कम होती है। अब मुझे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही क्या? यस सर। हाँ, तब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो, पढ़ो बेटा, कोई एक पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो, पढ़ो रोहित। The magnitude of a frictional force acting on a moving object is proportional to the magnitude of normal force. कि मूविंग ऑब्जेक्ट हो तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, जो कि किसके इक्वल होता है, म्यू के एन के इक्वल होता है। अब ये कोफिशिएंट है और ये इक्वल है, अगर कोफिशिएंट और इक्वल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनता है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. दूसरा पढ़ो। The frictional force is independent of the size of the contact area between objects and surface. ठीक है, कांटेक्ट एरिया से कितना टच हो रहा है, ज्यादा टच हो रहा है कि कम टच हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। अगर ये 9 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पर भी 9 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा है तो दोनों केस में फ्रिक्शन फोर्स इज सेम, फ्रिक्शन फोर्स इज सेम। हालांकि कुछ में कुछ एक्सेप्शन है जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट ये जो कॉन्सेप्ट लगता है मेजर, हाँ बेटा, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मेजर पार्ट में, मेजर केसेस में यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बात से आप समझ रहे हो, ट्रू है,
और वो भी बात आपकी सही है, लेकिन कैसे होगी वो आगे पढ़ाऊंगा जब मैं रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा। तो एरिया से डिपेंडेंट होता है भैया, ये ज्यादा टच में है ग्राउंड के, ये कम टच में है ग्राउंड के, तो एरिया इसका ज्यादा हुआ और एरिया इसका कम हुआ, लेकिन दोनों केस में फ्रिक्शन फोर्स सेम होगा, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा पढ़ो। सर एक्सेप्शन में एयर रेजिस्टेंस भी, हाँ एक्सेप्शंस में एयर रेजिस्टेंस का भी मामला लेते हैं। वेरी गुड, शाबाश रोहित। तीसरा पढ़ो रोहित। सर्कुलर ऑब्जेक्ट, यस जय कुमार, यस बट आई विल नॉट टेल इट नाउ। सर इन वैक्यूम में जीरो नहीं होगा क्या? बिल्कुल वैक्यूम में जीरो होगा। एयर का रेजिस्टेंस वैक्यूम में जीरो होगा, और वैक्यूम में किसी और चीज से कांटेक्ट होगा नहीं तो जीरो होगा, कांटेक्ट होगा तो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप बताओगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वो कैसे डिपेंड कर रहा है, mg पे, g तो है ही नहीं तो n रहेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स भी रहेगा ही नहीं। आदर्श भारद्वाज, अगर आप वैक्यूम में चले जाओ और एक कोई ग्राउंड है, ये इस पर एक ऑब्जेक्ट रख दूं मैं, तो इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहां पर है ही नहीं, जीरो है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू जीरो हो जाएगा, तो फ्रिक्शन वहां पर जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई आदर्श? वैक्यूम में क्यों नहीं होगा? हेलो, यस ठीक सर, आ है, गई। चलो पढ़ो नेक्स्ट। हाँ थर्ड पढ़ो रोहित, The जल्दी पढ़ लो बेटा। frictional force depends on the roughness of the surfaces. That is, a smoother interface generally provides less friction force than a rougher one. हाँ, यानी कि वो नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे। अगर रफ होगा सरफेस तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, नेचर ऑफ सरफेस। नेक्स्ट पढ़ो। The frictional force is independent of the velocity of the object. हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, लेकिन जैसे कि सारे स्टूडेंट्स ने भी बता दिया कि सर हवा चलेगी तो फिर उसमें ऐसा मामला होगा, हाँ बिल्कुल, हवा के मामले में वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी आती है, दैट इज सम एक्सेप्शनल केस। पानी में भी अगर हम बात करेंगे तो वहां पे भी मामला जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, पानी का फ्रिक्शन फोर्स, वहां पे भी बात करेंगे तो वहां पे भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज सम एक्सेप्शनल केस। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द जनरल 90% कॉन्सेप्ट्स में इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, हाँ उसकी भी बात करेंगे एट द मोमेंट, अभी हम जनरल केस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ो, जल्दी पढ़ो। अरे मैं आज पढ़ नहीं पा रहा हूँ ना, इस वजह से बोल रहा हूँ, पढ़ो। contact force with पढ़ो, सार्थक आवाज में आ रही। Yes, sir. relative We sliding define the tangential contact force which We defined a static friction as tangential contact force of which contact prevents as relative sliding between the 2 points of contact। जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके टेंजेंट में आपको बनाना है फ्रिक्शनल फोर्स का वेक्टर, बस, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कांटेक्ट पर टेंजेंट बनाना है। नेक्स्ट पढ़ो। अरे यार तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। स्टैटिक फ्रिक्शन कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू, लेकर के अपनी मैक्सिमम वैल्यू जा सकता है, जो पीछे भी अभी मैंने लिखा था, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये लिखा था कि उसी का दूसरा फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी सर स्क्रीन वो विजिबल या नहीं तो है। जीरो होगी, या तो जीरो से बड़ी होगी, या तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? अब आ गई सर, अब आ गई स्क्रीन के लिए विजिबल सर, अब आ गई। है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ गई ना आपका? तो जो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है, और अपनी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा या अपनी मैक्सिमम वैल्यू से बराबर होता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू का कोई फार्मूला होता है? हाँ होता है, लिख दिया, दैट इज म्यू एस एन होता है, बस, और कुछ खास।
Static friction is self-adjusting nature and can change its magnitude and direction as per requirement. Static friction self-adjusting होता है. Self-adjusting का मतलब कि जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैल्यू उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाए. आप रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन चेंज करोगे, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. आप आगे की तरफ मोशन करोगे राइट साइड में तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट लेफ्ट साइड में लगेगा. आप लेफ्ट साइड में लगाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन राइट साइड. The values of mu k and mu s, kinetic coefficient of kinetic friction, coefficient of static friction, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस, जो कि पीछे अभी हमने यही लिखा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है रफनेस ऑफ द सरफेस या स्मूथनेस ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है. ओके, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है. तो आपने अभी बता दिया कि सर ऐसा है कि ये नेचर पे डिपेंड करता है, रफ होगा तो ज्यादा लगेगा, स्मूथ होगा तो कम वैल्यू. डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द एक्चुअल मोशन और द इंपीडिंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द सरफेस. यानी कि जो उसका एक्चुअल मोशन, रिलेटिव मोशन, एक्चुअल मोशन का मतलब आप हम लोग समझते हैं ग्राउंड से मोशन, तो वो नहीं होगा यहाँ पर. एक्चुअल मोशन या इनकी बात को तुम इग्नोर करो, इनकी बात को हटाओ, तुम ये समझो कि रिलेटिव मोशन से बात होगी. ठीक है, इनका एक्चुअल मोशन कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल रिलेटिव मोशन है उससे बात होती है. और क्या बोला इन्होंने, बस यही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने की है कि जो डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन फोर्स की वो रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करेगी. ठीक है, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन की बात वही सारी चीज है. ठीक है, अब यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन और डायरेक्शन. बेटा सर सेल्फ एडजस्टिंग का थोड़ा सा बता दीजिए सर, जो नेटवर्क सेल्फ एडजस्टिंग सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब होता है. सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लगाया और ये मूव नहीं कर रही है, नो मोशन हो रहा है इसका, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन बनेगी. फिर मेरा मूड हुआ, मैंने बढ़ा दिया 12 न्यूटन का और अभी भी ऑब्जेक्ट नो मोशन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और 12 न्यूटन कर लेगा, बढ़ा लेगा. फिर उसके बाद मेरा मूड हुआ, मैं 12 न्यूटन लगा तो रहा हूँ लेकिन इस बार लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो नो मोशन हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन नो मोशन. यानी कि अब जो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, 12 न्यूटन का फ्रिक्शन जो लगेगा अब राइट साइड में लगेगा. यहाँ पे फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा था, यहाँ पे फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है. तो अपने मैग्नीट्यूड को घटा भी लेता है, बढ़ा भी लेता है, अपनी डायरेक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डायरेक्शन को पलट भी लेता है. आप राइट साइड में लगाओगे तो वो लेफ्ट साइड में लगाएगा, आप लेफ्ट साइड में लगाओगे तो वो राइट साइड में लगाएगा. आप 10 से 11 करोगे तो वो भी 11 कर लेगा, आप 11 से 6 कर लोगे तो वो भी 6 कर लेगा. ठीक है, ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर. सर 100-200 न्यूटन कर दिए फिर भी नहीं, एक लिमिट तक ये काम होता है. जब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाता है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाता है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उसके बाद वो एडजस्ट नहीं करता है, उसके बाद वो फॉर्मूला से निकलता है. और वो फॉर्मूला लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन का जो है वो क्या होता है, म्यू के एन. तब आप इससे निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड. और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जब वो मोशन करेगा डायरेक्शन निकालोगे आप रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन से. डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन से. यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन में आप सीख लिए कि सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अपने आप को घटा लेगा या बढ़ा लेगा. आप राइट में लगाओगे तो वो लेफ्ट में लगाएगा, आप लेफ्ट में लगाओगे तो वो राइट में. लेकिन जब ये सारा काम एक मैक्सिमम वैल्यू तक होता है, आप बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, 15 न्यूटन पर हुआ क्या कि ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया. 15 न्यूटन पर ये हुआ क्या, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया. अब क्या हुआ, 15 न्यूटन के बाद जैसे ही मैंने 16 न्यूटन किया, ये मोशन करने लगा. अब ये मोशन करने लगा और ये मोशन करने लगेगा, तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा. अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा. अब ये मोशन हो रहा है. तो जो सेल्फ एडजस्टिंग बोला था हमने वो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए बोला था, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के जो सेल्फ एडजस्टिंग बोला था हमने, वो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए बोला था, वो नो मोशन में हो रहा था. लेकिन जब बॉडी मोशन करने लगती है तब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है. और काइनेटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है. काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, म्यू के एन, और म्यू के और एन की वैल्यू इन जनरल mg होती है. तो यहाँ पर
ये डिपेंड करता है बॉडी के मास पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर और नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है। अब आप 16 से 20 कर लो तो भी वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मास इंक्रीज डिक्रीज होने वाला नहीं है, जी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होने वाली नहीं है, म्यू के की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होने वाली नहीं। आप 25 कर लो तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ने वाला, आप 2 लाख कर लो तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन इंक्रीज डिक्रीज नहीं होने वाला। तो जब मोशन हो जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर्मूले पर डिपेंड करता है, म्यू के एन पर डिपेंड करता है, जिसमें म्यू के नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड। ये हमेशा कहना सही नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ये कहना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कुछ केसेस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है mg के बराबर नहीं होगा, वो आगे हम केसेस देखेंगे। समझ में आ गया कि समझाऊं शुरू से? सर आ गया सर। इसकी 15 फिक्स रहती है कि सर की सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल है? दिया नहीं बेटा, एक एग्जाम्पल दिया, 15 फिक्स नहीं रहती है। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, वो डिपेंड करती है। वो किस पे डिपेंड करती है? वो इस सर फॉर्मूले पे वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, म्यू एस एन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करती है। वो आप निकाल सकते हो। आप सोच रहे हो ये 15 न्यूटन सर ने कैसे निकाला, हम अपने आप से कैसे निकाल सकते हैं? आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस एन से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई क्या? यस सर। सर इसका एक एग्जांपल दे दीजिए। इसका क्या एग्जांपल दे देता हूँ, चलो। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोई एक एग्जांपल, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो इसी को एग्जांपल देख लो, मैं देख लूँ वही है क्या एग्जांपल। 1 किलोग्राम का स्लाइड कर रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है, और वो 2 की स्पीड से स्लाइड कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स बाहर से हम 1 न्यूटन का लगा रहे हैं। अच्छा, एक्टिंग ऑन द ब्लॉक शोन, नहीं वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास है 10 किलोग्राम, और इस ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच जो म्यू एस है वो 0.04 है और जो म्यू के है वो 0.02 है। ठीक है बेटा, यहाँ तक Yes, क्लियर है sir. बात? हाँ, अब देखो, अब आपसे पूछा जाएगा, पहला पार्ट आप लोग बताओगे, लिमिटिंग वैल्यू क्या है फ्रिक्शन की। लिमिटिंग वैल्यू क्या है फ्रिक्शन की, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसको दूसरे वर्ड्स में बोला जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। यानी कि जब यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने 15 न्यूटन, तो ये 15 न्यूटन सर ने कैसे निकाला, वो क्या है, वो निकालना है आपको, वो बताना है कि यहीं तक वैल्यू बात स्टैटिक फ्रिक्शन की रहेगी। उससे पहले क्या होगा, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले क्या होगा, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले क्या होगा बेटा, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, ठीक है, नो मोशन। तो पहले आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो तो आसान रहेगा। तो एफ एस मैक्स निकालना हमारे लिए आसान है, दैट इज म्यू एस एन, ठीक है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा है और अपवर्ड फोर्स n लग रहा है और ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और मास कितना है ऑब्जेक्ट का 10, g की वैल्यू कितनी है बेटा 10, तो मल्टीप्लाई होकर के 100 न्यूटन होंगे। अब म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.04, और ये 100 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 4 न्यूटन हो गया। अब तुम क्या समझोगे, अब तुम ये समझोगे कि सर मैं 1 न्यूटन का लगाऊंगा तो ये मोशन करेगी कि नहीं करेगी? नो सर, नहीं जब करेगी। 1 न्यूटन का लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? स्टैटिक। Static. किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा, राइट डायरेक्शन में कि लेफ्ट डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में कितना लगेगा 1 न्यूटन का लगेगा। 1 न्यूटन। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ा दे रहा हूँ 2 न्यूटन का, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। अब उसके बाद मैंने 3 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। अब मैंने अप्लाइड फोर्स कर दिया 4 न्यूटन, तो अब फोर्स कितना हो 4 जाएगा न्यूटन। 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। अब मैं अगर फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन कर दूं तो क्या ये 5 हो जाएगा? सर नो काइनेटिक। सर। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी 4 तक, ये 4 तक ही रहेगा। अब जब मैं 5 न्यूटन लगाऊंगा तो ये मोशन करने लगेगा, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी उससे वो आगे बढ़ गया है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से आगे बढ़ गया, अब ये मोशन करेगा। जब ये मोशन करेगा तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तब फ्रिक्शन लगेगा कौन सा बेटा, काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, दैट इज म्यू के एन। तो म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.02। एन की वैल्यू कितनी है? 100 है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 2 न्यूटन हो 2 जाएगा। न्यूटन। तो अब जब 5 न्यूटन लगाओगे तो अब इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लगेगा? अब इसके ऊपर 2 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा। अब क्योंकि 5 न्यूटन पर वो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा लगा रहे हो, तो अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से आपने ज्यादा लगा दिया है, तो अब वो मोशन में आ जाएगा। जब वो मोशन में आ गया तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? म्यू के एन से निकालते हैं। आपने काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लिया और लगभग बता दिया कितना हो गया। हाँ बेटा, सर अगर अब हम अपना जो फोर्स है वो कम कर देंगे 4, 3, तब भी मोशन करेगा ना? है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद हाँ। अब यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा हाँ है ना? हाँ तो ये जो हमने 5 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, अगर इसको मैं कम करूंगा 3 हाँ। तक, तो अभी भी मोशन करेगा ना बॉडी? नहीं, अब अगर आप इसको कम करते जाओगे, वेरी गुड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब आपने एक बार मोशन दे दिया, जब आप उसको वापस से कम करते जाओगे, अब आपका जो फोर्स होगा वो कम होता जाएगा। तब क्या होता जाएगा? इस क्वेश्चन को अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा मिस हो जाएगा, बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करेंगे, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तब हम बताएंगे। एक क्वेश्चन तुमने बहुत अच्छा पूछा है, मुझे खुशी हुई बच्चे इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को होल्ड पर रख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि थोड़ा सा मिस ना हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाए, तब मैं इसको बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे क्या करो, एक मिनट बेटा, ठीक है, थोड़ा सा देख लो तभी तो मजा आएगा, वरना विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब इस क्वेश्चन को पहले करो तुम लोग। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, वो स्लाइड कर रहा है एक रफ प्लेटफॉर्म पर 2 की स्पीड से, ठीक है, और एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एक्टिंग इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब आपको यहां बताना है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फोर्स। आपको काइनेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताना है ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पर एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। अब आप बताओ कि जो इसका रिलेटिव मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट डायरेक्शन में कि लेफ्ट डायरेक्शन में? राइट। राइट डायरेक्शन में। तो जो इस पर फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट डायरेक्शन में कि लेफ्ट डायरेक्शन? तो ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो ग्राउंड पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? ग्राउंड पर भी तो फ्रिक्शन लगेगा ना बेटा, एक्शन रिएक्शन फोर्स। यस सर। राइट को हाँ, तो ग्राउंड पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर लगेगा? राइट डायरेक्शन में लगेगा। बस इतना बताना था आपको, ज्यादा इसमें टेंशन, थोड़ा सा कर लो प्रैक्टिस तो ज्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पर फिर वो क्वेश्चन में बताऊंगा, फिर वो अच्छे समझ में आएगा मैथमेटिकली। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक शो इन द फिगर बिफोर इट स्टॉप्स। अब यहाँ पर आपको देखना है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड है, इसका रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है, राइट डायरेक्शन में कि लेफ्ट डायरेक्शन में? राइट। तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट में फ्रिक्शन। तो इस बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रिक्शन फोर्स, एक ही फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट? यस सर। तो एक फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और सारे फोर्सेस का जो एडिशन होता है वो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ नेट के इक्वल होता है। एफ नेट क्या होता है बेटा? m इंटू ए नेट के इक्वल होता है। m कितना है बेटा? मास कितना है इसका? 10 है। ए नेट हमको पता करना होगा और f यहाँ पर हमको देखना होगा। f पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। f चूंकि मोशन कर रहा है तो म्यू के n जो भी इसका कोफिशिएंट है इनटू n कर देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल सकते हैं। कितना है म्यू इसका? 0.5। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg कितना लगाएगा? 100 न्यूटन लगाएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा? 100 न्यूटन। तो नॉर्मल म्यू आर लिख देता हूँ, रिएक्शन फोर्स कंफ्यूजन ना करें, तो इनटू 100 करूंगा मैं। तो यहाँ से कितना हो गया बेटा?
50 न्यूटन 50 न्यूटन का। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू 50 डाल दो, 10 और ए नेट हो जाएगा। अब जो ए नेट आएगा वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। अब जो ए नेट आएगा बेटा राइट साइड में होगा। अब क्योंकि फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है एक ही फोर्स लग रहा है, वो की लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो जो ए नेट लगेगा वो भी किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में कि राइट डायरेक्शन में? सर लेफ्ट में। लेफ्ट में। एक ही फोर्स वो लेफ्ट में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जो देगा वो भी किधर देगा, लेफ्ट में देगा। लेफ्ट में। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है तो -50 होगा, तो -50 होगा, तो ए नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। बस सर अगर लेफ्ट में नहीं देगा तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, लेकिन फ्रिक्शन कभी वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम नहीं करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को डिक्रीज करने का काम करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन लगता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। इसीलिए मैं बोला कि यूएस या यूके की वैल्यू 1 नहीं होगी या 1 से ज्यादा नहीं होगी, अदरवाइज फ्रिक्शन उल्टा काम करने लगेगा। अपने ग्राउंड पे सामान रखा, अपने आप ग्राउंड भागने लगेगा। अब अपने आप ग्राउंड पर सामान रखा, ब्लॉक रखा, अपने आप ब्लॉक भागने लगेगा क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। फिर आप सोचोगे कि अरे यार ये भूत जिन घोस्ट कहाँ से आ गया जिसकी वजह से अपने आप भाग रहा है। तो आप कहोगे कि अच्छा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 1 से ज्यादा है, विच इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ। हो सकता हो किसी थियोरेटिकल लाइफ में ऐसा हो कि ग्राउंड पे रखा ब्लॉक, भागे जा रहा, तुम पकड़ने के लिए दौड़ रहे, अबे रुक जा, वो भागे जा रहा। अब उसके बाद आपको बताना है डिस्टेंस ट्रैवल। अब उसका नेट एक्सेलरेशन पता है तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल बताना होगा बिफोर इट स्टॉप्स। अगर स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, शुरू में 10 की वेलोसिटी से चल रहा था, एक्सेलरेशन इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था यानी कि -5 बोल दो, और आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, बट फटाक से बता दो मुझे कितने लगेगा। 10 पे लगेगा, वेरी गुड, शाबाश। दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 इंटू s। तो ये उधर जाएगा सॉल्व हो करके 10s हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो रोहित का बिल्कुल सही आंसर आया है, वेरी गुड रोहित, शाबाश, बहुत अच्छे। 10 मीटर। ब्रो बोलने की जरूरत नहीं थी रोहित। सर उसने न्यूटन लिख दिया था ना, तब एन लगाए थे, तब मैंने कहा यूनिट। ठीक है, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन बिफोर इट स्टॉप्स। उसका मोशन हो रहा है कि अप टू द प्लेन हो रहा है कि डाउन टू द प्लेन हो रहा है बेटा? डाउन। अरे एरो दिखा, एरो बना हुआ है बेटा, वेलोसिटी इसकी अप टू द प्लेन साफ दिख रहा है, लिखा हुआ है उन्होंने। किसी को डाउट है क्या कि अप टू द प्लेन है कि डाउन टू द प्लेन है? इसमें नो सर। क्लियर कर लो, उन्होंने बोल दिया है अप जा रहा है तो तुमको मानना होगा अप जा रहा है। अगर अप टू द प्लेन जा रहा है और तुम यहाँ पर खड़े होकर के देख रहे हो तो तुम्हारे हिसाब से अप जा रहा है, रिलेटिव टू द इंक्लाइंड प्लेन जो कि फिक्स है उसके रिलेटिव में अप जा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स अप टू द प्लेन या डाउन टू द प्लेन लगना चाहिए? डाउन टू द प्लेन। डाउन टू द डाउन प्लेन। टू द प्लेन। और इसका अपना खुद का वेट भी तो लगेगा बेटा, कितना लगेगा? mg। इंक्लाइंड अलोंग द प्लेन sin थीटा mg sin थीटा की कितनी वैल्यू है? 37 डिग्री। 37। मास ऑफ द ब्लॉक कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है क्या? कोई बात नहीं, तुम लगा लो, ठीक है। अब ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और सारे फोर्सेस का एडिशन किसके इक्वल होता है? एफ नेट के इक्वल होता है। एफ नेट किसके इक्वल होता है? मास इनटू ए नेट के इक्वल होता है। तो ए नेट आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, डाउन टू द अपोजिट डायरेक्शन में, इंक्लाइन टू द प्लेन, जो कि नेगेटिव आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है, आपको वही सेम काम करना है, म्यू की वैल्यू दे रखी है, चलो कैलकुलेट करो। सर वो क्या जमीन कैसे भागेगी? जमीन नहीं भाग रही, जमीन फिक्स्ड है, लेकिन जमीन भगाएंगे अभी ये भगाएंगे, जमीन भगाएंगे भी हम। नहीं सही बोला तुमने, कब अभी जमीन भगाएंगे। करो साइन 37 कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है 37 डिग्री है तो ये 33 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। तो साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? अरे वाह भाई, शाबाश, बहुत अच्छी।
तो सारे फोर्सेस को मैं लगाता हूँ, एम जी की वैल्यू 10, साइन 37 की वैल्यू 3/5, और एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि म्यू एन हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, एफ नेट के इक्वल होता है। चलो भाई, ये हो जाएगा 5 2 10, ये 2 3 6 एम हो जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, म्यू की वैल्यू उन्होंने दे रखा है 0.5, 0.5। एन कितना होगा, हमको पता है कि इस केस में डाउन परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है mg cos थीटा, और डाउनवर्ड रिएक्शन फोर्स ऐसे अपवर्ड लगे। तो यहाँ से हमको पता चल गया एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg cos 37 हो जाएगी। एन की वैल्यू हमने रख दी, mg की वैल्यू रख दिया 10, cos 37 की वैल्यू यहाँ से आपको इससे पता चल जाएगा 4/5, तो 4/5 हो जाएगा, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m4 m हो गया, 6 m हो गया, 10 m हो गया। एफ नेट, एफ नेट क्या होता है, मास इंटू ए नेट होता है, ठीक है, और m से m कैंसिल हो गया, ए नेट लग गया। अब जाहिर सी बात है, जो टोटल फोर्स लग रहा है ये भी डाउन डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी डाउन डायरेक्शन में लग रहा है। अगर दोनों डाउन डायरेक्शन में लग रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो भी होगा, नेट एक्सेलरेशन जो भी होगा वो डाउन डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि वेलोसिटी अप जा रही है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो बस अब लगा दो कि जब वो रुकेगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, बिफोर इट स्टॉप्स। तो 0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, 10, 100 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना आया, अभी आपने निकाला कि सर 10 आया, तो कितना हो जाएगा 10, और s आपको निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, तो ये 20s बराबर 100 हो जाएगा, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। जिन लोगों ने 7 लिखा था उनका गलत आएगा, जिनका 5 आ रहा था उनका सही है। मेरी कैलकुलेशन सही है ना, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं ना, देख लो, -2, एक्सेलरेशन कितना आएगा 10 का, एस निकालना है 20 है, हाँ ठीक, तो 5 आएगा। हाँ सर, किसी का 5 नहीं आया, क्यों, एन क्यों नहीं लिया था, एन क्या लिया था आप लोगों ने, mg cos 37 लिया था सब लोगों ने, नो सर। हाँ इसीलिए इसीलिए गड़बड़, यही ध्यान रखना है, एन की वैल्यू हमेशा mg नहीं रहेगी, कितना आप लगा रहे हो ग्राउंड पर परपेंडिकुलर, सरफेस पर परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली उतना ही वो लगाएगा। तो वेट का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट उस सरफेस पर ग्राउंड पर mg cos 37 है, तो आपको वो रखना है, यही चीज का ध्यान रखना है। समझ में आई बात, Yes, sir. चलो अब ये क्वेश्चन करो। कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ ट्रॉली सिस्टम, ऐसे दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04, इसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.04 है, और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आपको बताना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब चूंकि एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, तो जितना इसका एक्सेलरेशन होगा ए नेट, एग्जैक्टली उसका भी वही एक्सेलरेशन होगा ए नेट। चलो लगाओ, इस पर बनाओ, एफबीडी बनाओ, इस पर डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, 60 न्यूटन, अपवर्ड फोर्स क्या लगेगा इस पर, अपवर्ड फोर्स Equal to 60 क्या लगेगा, टेंशन ऑफ द स्प्रिंग, टी लगेगा। तो इसका आप बताओ, चूंकि मोशन डाउनवर्ड में हो रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स को पहले लो, अपवर्ड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो -t लो, और सारे फोर्सेस का एडिशन मास इनटू ए नेट होता है। मास कितना है 6, ए नेट कितना है हमको निकालना है। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पर रस्सी लगा रही है दाएं डायरेक्शन में, कितना टी। तो बताओ भाई, आंसर तुम लोग लगा भी रहे हो कि नहीं। तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एफ के क्या होगा भाई, म्यू के एन होगा। यहाँ पे एन आसानी से निकाल सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 जी यानी कि 200 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वेट ऑफ द बॉडी, तो नॉर्मल रिएक्शन भी एग्जैक्टली 200 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। म्यू के की वैल्यू उन्होंने दे रखा है कि भैया 0.04 है, कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, तो 0.04 इंटू एन की वैल्यू 200 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। अब यहाँ पर रखोगे राइट साइड में, अब चूंकि इसका मोशन नेट एक्सेलरेशन राइट साइड में मान रहे हो तो राइट साइड वाला बड़ा और पहले मान के लिख लो, और अपोजिट डायरेक्शन में एफ के लग रहा है 8 का, वो लिख लो, इज इक्वल्स टू मास, सारे फोर्सेस का एडिशन एफ नेट होता है, एफ नेट का मतलब एम ए नेट, एम कितना है 20 और ए नेट हमने मान रखा है, ए नेट लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो t माइनस टी कैंसिल हो जाए, ये 60 और -8 एड अप होके कितना हो गया 120
अच्छा बेटा 60 माइनस, ये 60 है और माइनस 8 है 68 48। ला ला 68 52 52 होगा ना यार, 60 में से 8 निकालोगे, 10 में से 8 गया 2, 52 होगा ना यार, 52। और ये 6 और 6 ए नेट 20 ए नेट ऐड अप होगा है ना, ऐड हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? टेंशन टी आया, एक्सेलेरेशन बताना है विशाल, ऐड अप होगा ना भाई, 20 लिखना पड़ेगा क्या, हाँ सर 6 हाँ ठीक ए है नेट सर प्लस 20 ए नेट, 20 ए नेट 6 ए नेट ऐड अप होके कितना हो जाएगा? 26 ए नेट नहीं हो जाएगा? 26 उधर भेज दो, 52 अपॉन 26 इज इक्वल्स टू ए नेट। ए नेट सॉल्व करने के 2 मीटर पर सेकंड। कोई ऑप्शन हो जाएगा, कोई इतना बड़ा सवाल है क्या? तो तुम लोग एनएलएम में सारी चीजें कर चुके हो, वही सेम काम करना है, बस एक फोर्स और ऐड हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स। चलो पढ़ो पढ़ो सुहानी बेटा पढ़ो। चलो कोई तो पढ़ दो यार, सक्षम पढ़ो। The limiting force of static friction depends on the area of contact and independent of materials. हाँ लिमिटिंग Statement फोर्स 2. The limiting force of kinetic energy is independent of the area of contact and dependent on material. Depends on material. तो आप आंसर बताइए क्या होगा? बच्चों ने बताया आंसर, अभी स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट वाज करेक्ट। वेरी गुड। ये बोल रहा है कि डिपेंड करता है एरिया पर और इंडिपेंडेंट होता है मटेरियल, जबकि उसका उल्टा होता है, इंडिपेंडेंट होता है एरिया पर और डिपेंड करता है मटेरियल पर। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो आपका ये हो जाएगा बी। वेरी गुड। चलो पढ़ो। ओके सर। ओके सर ने पढ़िए आगे। हाँ सर। The vehicle carrying inflammable fluids usually have metallic chains touching the ground. ऑप्शन भी पढ़ूं? हाँ पढ़िए। Option A to conduct excess charge due to air friction to ground and prevent sparking. Option B to alert other vehicles. Option C to protect tires from catching dirts from grounds. Option D it is a custom. ये एक रीति रिवाज है कि अगर मैं कोई एक ट्रक ले जा रहा हूँ जिसमें इनफ्लेमेबल रखे, मान लो पेट्रोल रखा है या मान लो हाइड्रोजन गैस रखी है इस ट्रक के अंदर, तो इस ट्रक को अगर मैं ले जा रहा हूँ आगे की तरफ, तो ऐसा करते हैं कि एक मेटालिक चेन जो है इस ट्रक से बांध देते हैं ताकि वो ग्राउंड को, रोड को टच करते हुए। क्यों? तो होता है इस वजह ये है कि जब वो होता ये है कि फ्रिक्शन की वजह से ऐसा। हाँ ऑप्शन ए होगा सर। ऑप्शन ए। क्यों होगा ऑप्शन ए बताइए? सर क्योंकि वो चार्जेस होते हैं ना, चार्ज ट्रांसफर करने के लिए। अब चार्जेस अगर ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा चार्जेस कनेक्ट स्टोर हो गए और उन चार्जेस की वजह से क्या हो गया, चार्जेस स्टोर होने की वजह से हीट जनरेट हो गया या स्पार्क हो गया, चार्जेस की वजह से ही स्पार्क जनरेट होता है, उस स्पार्क की वजह से इसमें आग लग सकती है। अब जब ये आग लगेगी तो पूरा का पूरा ट्रक ब्लास्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो ड्राइवर है वो भी नुकसान में चला जाएगा। तो उस चार्ज को आप, हाँ सर ये चार्ज कहाँ से आएगा सर? हवा के फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट हो जाएगा। सर ये जनरेट कहाँ पे होगा? ये जनरेट कहाँ पर होगा? मेटेलिक बॉडी होती है ना, ये मेटल की बॉडी, इस पर जनरेट हो जाएगा और इसमें से अंदर भी जा सकता है या किसी ना किसी तरीके से मान लीक होके पहुंच गया अंदर या किसी तो सर अंदर अगर लिक्विड है गैस है? लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी, पेट्रोल मान लो या हाइड्रोजन गैस। तो सर वो चार्ज से कैसे आग लग सकती है उसमें? बिल्कुल लग सकती है। आप एक काम करना, मैं बहुत एग्जांपल अच्छा बताऊंगा, बहुत बहुत पॉपुलर एग्जांपल। अपने घर में किचन पे जाना, एक लेना प्लास्टिक वाली चेयर, ठीक है, प्लास्टिक वाली चेयर लेना या लकड़ी वाली चेयर लेना और बैठ जाना लकड़ी वाली चेयर पे, और ग्राउंड ऐसा बैठना कि पैर ऊपर हो, ग्राउंड में टच नहीं कर रहा। अब आप एक काम करना, अपने किसी दोस्त को बोलना कि वो भी ऐसा चप्पल पहना रहे, ग्राउंड से टच में ना रहे, कोशिश ये करना। ब्लैंकेट अपनी बॉडी पर रखना, उस अपनी ब्लैंकेट दूसरे पर्सन से कहना कि बॉडी पर रखो मेरे, और वो बॉडी पर रखने के बाद ऐसे ब्लैंकेट को तुम्हारे थ्रू बिल्कुल ऐसे रगड़ करके ऐसे मूव कर। समझ लो, मेरे पास कोई ब्लैंकेट नहीं था, समझो ऐसे समझ रहा हूँ रगड़ करके, ऐसे ब्लैंकेट रगड़ करके तुम्हारी बॉडी से हटाए ताकि पूरा कांटेक्ट होते, और जो गैस फ्लेम है उसको ऑन कर देना। और जब ये वो कर चुका होगा तो तुम बस गैस फ्लेम पास अपनी फिंगर लेके जाए, करना मत, ठीक है सर? एक बार करके देखूंगा। नहीं करना मत, लेकिन वो वीडियो देख लेना। तो उससे होगा क्या
कि तुम्हारी बॉडी में चार्जेस जनरेट सर मैंने देखी है, वो ई सरल वालों ने बना रखी थी। हाँ वो बहुत पुराना है, कोई बहुत नई चीज नहीं है, बहुत यार हमने भी पहले से ही की सारी हुई चीज। तो ऐसे करोगे देखोगे ना तो हो जाएगा कि चार्जेस जब ट्रांसफर होंगे तो स्पार्क जनरेट होगा, उस स्पार्क की वजह से वो फ्लेमेबल गैस क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, जलने लगेगी। तो ये एक आपका रियल लाइफ एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हो कि चार्जेस के मोशन की वजह से स्पार्क जनरेट होता है। छोटी सी करंट ही क्या होती है, स्पार्क। उस छोटी सी करंट, उस छोटे से स्पार्क की वजह से आग लगती है। आपकी गाड़ी में जो बाइक में वो जो होता है नहीं स्टार्टर, जो स्टार्ट करते हैं जिसको सेल्फ स्टार्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है वो Yes, स्पार्क sir. ही जनरेट करता है। ऐसे क्लिक करते हो तो वो स्पार्क, छोटी सी करंट स्पार्क। अब वो स्पार्क जो होता है वो इग्नाइट करने के लिए इनफ होता है, चलाने के लिए इनफ होता है। ये सी चीज जब आप जाओगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक मेटल बॉडी को, मेटल के रॉड को लगा देते हैं ग्राउंड के साथ, ताकि जितना भी स्पार्क या चार्जेस जनरेट हो रहे हैं वो सारे कनेक्ट होकर के ग्राउंड में चले जाए। ग्राउंड का होता है भैया पोटेंशियल लो, इसका पोटेंशियल चार्ज जनरेट होने की वजह से ज्यादा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करके ग्राउंड में चले जाएंगे और किसी तरीके का चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा। तो जब स्टोर सर ये नहीं, किया था हमने ट्राई, वो चद्दर वाला। हाँ चद्दर वाला करना तो हो जाएगा। तो वो चार्ज पे इस तरीके से होता है। तो किसी भी तरीके की लीकेज गैस हो या पेट्रोल हो, वो इस तरीके से आग लगा सकती है। बहुत सारे आपको वीडियो, सर हमने उससे भी किया था, लाइटर लेके ना, तो वो बाजू के ऊपर चलाया था थोड़ी देर। हाँ लाइटर से कर सकते हो, लाइटर से कर लेना। एक वो लाइटर आता है ना, सर बाइक के ऊपर पेट्रोल रखकर उसी में अगर ब्लैंकेट खींच दे तो मर जाओगे। क्या क्या बात कर रहे हो? क्या सर? ब्लास्ट। बस ये सब मत करो। ध्रुव भी लाइक इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। पता चला मुझे कल हथकड़ी लग गई, फिजिक्स वाले सर ने पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट बता दिया। अच्छे से नहीं सर, फिर उसके बाद आकर यूट्यूब में पोस्ट करेंगे। हथकड़ी मत लगाओ भाई मुझे, मैं मना कर रहा हूँ, कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, मेरी तरफ से मना ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम मूव कर रही है, इनिशियल स्पीड उसकी 20 है, बॉडी स्टॉप कर जाती है 5 सेकंड के बाद, तो फिर क्या होगा? चलो कोशिश करो, लगाओ। 5 सेकंड के बाद वो स्टॉप कर जाती है, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात बतानी है। चलो वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम मामला, लगाओ, कोशिश करो। चलो, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ 10। भैया उसकी इनिशियल स्पीड जो थी बॉडी की, वो इन्होंने बता रखा है कि 10 किलोग्राम का बॉडी है जो इनिशियल स्पीड कर रही है 20 की स्पीड से, ठीक है। 5 सेकंड के बाद वो मूव कर, वो रुक जाती है, यानी कि जाहिर सी बात है उस पर एक्सेलरेशन जो नेट लग रहा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। अच्छा, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओ, इससे a नेट निकाल लो। u कितना है भाई, v स्क्वायर प्लस 2, a नेट आपको निकालना है, और s कितना है, a नेट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस रहेगा, और s कितना है, वो कितना चल करके मूव करके रुकता है, 5 सेकंड। अच्छा सेकंड वाला है तो ये लगा लो, ये लगा लो, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। ये सब तो तुम लोग को बताना है, ऑप्शन डी, वाह वेरी गुड, शाबाश। 0, u की वैल्यू 20 माइनस 80, t की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 5 सेकंड है, तो माइनस 5a, तो a की वैल्यू यहाँ से पता चल गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि अपोजिट है। अब इस पर एक ही फोर्स लग रहा होगा। अच्छा वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेटा, वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि रिलेटिव मोशन है। हाँ ठीक है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। अच्छा फोर्स क्या, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। F इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, म्यू के एन, म्यू के की वैल्यू दे रखी नहीं, पूछा है, एन की वैल्यू क्या। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा है, इसमें अपवर्ड फोर्स n लग रहा है, तो n बराबर mg, m की वैल्यू कितनी है बेटा 10, g की वैल्यू कितनी है 10, 100, तो ये 100 हो गया, ठीक है, ये हो गया म्यू के। अब जितना भी फोर्स का एडिशन होता है एफ नेट के बराबर होता है, एफ नेट m इंटू ए नेट के बराबर होता है। F कितना है वैल्यू 100 म्यू के रख दिया हमने, और M कितना है बॉडी का मास 10, और A नेट कितना है 4 रख दिया हमने, कैंसिल कैंसिल, तो म्यू के की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 आ गई। कोई यूनिट होगी क्या म्यू के की? हाँ सुजल एंड एवरीबॉडी, म्यू के की वैल्यू 0.4, कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है F इज इक्वल्स टू म्यू के एन, ठीक है। फोर्स इज अ फ्रिक्शन फोर्स, इसकी यूनिट न्यूटन है, और ये नॉर्मल, इसको R लिख देता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स म्यू के
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये भी न्यूटन है, तो म्यू के की जो यूनिट हो जाएगी 1 का मतलब यूनिटलेस। बात समझ में आई क्या? ठीक है। Yes, sir. I know watching the stream for too long. अरे नहीं, that's fine. I can go for around 10 to 15 minutes more. चलो, thank you for showing me care, Ekam. Thank you so much. मुझे अच्छा लगता है सारे बच्चे इतना प्यार से मुझे बोलते हैं, लेकिन that's fine. I can be a little more. Block of mass 5 kg is placed at rest on a table of rough surface. ठीक है, 5 किलोग्राम का बॉडी है। अब तुम लोग खुद समझ जाओगे जो क्वेश्चन पीछे पढ़ाया था, मैं अभी भी समझाऊंगा कैसे, हिंट दूंगा, तुम लोग खुद कर लो। अगर 30 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है इसके ऊपर पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल लगाया जा रहा है, ठीक है, द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लॉक मूव करता है 50 मीटर इन द टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 50 मीटर। इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं कितना? अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं 30 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि म्यू के एन के बराबर होगा। म्यू के की वैल्यू कितनी है पूछा है, एन की वैल्यू कितनी है, mg हो जाएगी 5 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 50 म्यू के लग जाएगा। बस एनएलएम लगा दो। एनएलएम क्या कहता है? आगे वाला फोर्स, अब चूंकि इधर मोशन कर रहा है कि इधर मोशन कर रहा है, क्या मोशन कर रहा है, अच्छा एनएलएम लगा दो कि 10 सेकंड में 50 मीटर चल रहा है। अच्छा ठीक है, एनएलएम क्या कहता है? ये मोशन इधर हो रहा है, इधर मान रहे हैं हम, तो आगे वाला फोर्स पहले मानते हुए माइनस 50 म्यू के अपोजिट डायरेक्शन में मानते हुए सारे फोर्सेस का एडिशन एफ नेट के बराबर होता है। एफ नेट क्या होता है? एम इंटू ए नेट के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ए नेट कैसे निकलेगा? यहाँ से ए नेट निकल जाएगा, टी दे रखा है, एस दे रखा है, ए नेट। अच्छा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। शुरू कितना चला है? 50 मीटर। शुरू में बॉडी की वेलोसिटी 30 जीरो रही होगी, तो ये टर्म खत्म हो गए, हाफ की जगह हाफ ए नेट और टी स्क्वायर का मतलब 100 हो गया, तो ये 2 से 50 कैंसिल हो गया, ए नेट कितना हो गया यहाँ पर? 1 मीटर पर सेकंड। बस रख दो, 5 इंटू 5 हो गया, ये 30 माइनस 50 म्यू के हो गया। बस 30 माइनस 5 जाएगा, ये 25 बराबर 50 म्यू के हो गया। म्यू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1/2 डेसिमल में बताओ। 0.5 ये सब नहीं कर पाओगे तुम लोग, सर कर लेंगे। बस यही करना था कि आगे फोर्स लगाया, पीछे फोर्स लगाया, ये जो डेटा दे रखा था इससे हमने निकाल लिया कि भैया बॉडी शुरू में रखी हुई थी, धीरे हमने फोर्स बढ़ाना शुरू किए, फोर्स लगाना शुरू किए, तो शुरू में 0 थी, फिर उसके बाद ए नेट निकाल लिया, यहाँ से रख की वैल्यू निकाल लिया, यही करना है। चलो इसमें सर, हाँ सर एक बार इसके पीछे वाला क्वेश्चन दिखाइए तो। हाँ, ये वाला, सर इसके भी पीछे वाला, ये वाला, इसके भी पीछे वाला, ये वाला, सर ये क्वेश्चन और पीछे सर जिसमें आपने सॉल्व किया था, ये वाला बेटा। सर इसमें ये जो सर किसी में आपने जो एफ नेट निकाला था वो जोड़ के निकाला था। हाँ, हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, जोड़ के निकालते हैं बेटा। किस बॉडी पर मतलब बात? अगर वो कोई बॉडी अगर राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है और राइट डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, हाँ, तो उसके ऊपर जो हम निकालेंगे एफ नेट, तो वो लेफ्ट में ही तो फ्रिक्शन फोर्स है, तो उसी के लिए निकालेंगे। वेरी गुड। लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, राइट डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं दिया हुआ बस। हाँ, वेरी गुड, तुमने सवाल अच्छा पूछा। लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, बॉडी मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो नेट एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा कि वेलोसिटी राइट में है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, बॉडी की वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होते 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 बॉडी क्या हो जाएगी बेटा? स्टॉप हो जाएगी। ये केस बनेगा। नहीं, तुम्हारा यही पूछना था, क्या पूछना था? सर मैं ये बोल रहा था ना कि जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स नेट फोर्स निकालेंगे, हाँ, वो मतलब लेफ्ट में जितने भी फोर्स लगेंगे उसको जोड़ के निकालेंगे ना। हाँ, लेफ्ट में और राइट में दोनों करते हैं ना बेटा, हमेशा लेफ्ट नहीं करते। जो एफ नेट निकलता है वो लेफ्ट और राइट। जैसे ये जो आपने डायग्राम बनाया है, वेलोसिटी राइट की तरफ है और इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स के अलावा एक और फोर्स आप लेफ्ट की तरफ ले लो। नहीं नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स है इस पे, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, जो कि लेफ्ट में। नहीं सर, आप एक और ले लोगे तो फिर उसको जोड़ना पड़ेगा ना। चलो हाँ हाँ हाँ, ऐसे एफ ले लिया, तो अब टोटल तो लेफ्ट एफ नेट निकालने के लिए। हाँ 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 हाँ, तो सर यही बोल रहा था मैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है सर। चलो इस क्वेश्चन को करो।
इसमें दिया गया है एक ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम है, ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है। अब एक फोर्स F लगाया जा रहा है किसी एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर लगाया जा रहा है। अब आपको बताना है कि अगर म्यूएस 25 है तो ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव, बस चलना शुरू कर देगी, जस्ट स्टार्ट टू मूव। तो जस्ट स्टार्ट टू मूव का केस कौन सा होता है बेटा? एफएस मैक्स का होता है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। एफएस मैक्स कैसे निकलेगा? म्यू एस एन Yes. एन mg के बराबर होगा। Yes, sir. मारेगा अभी, यहाँ नहीं होगा, mg Component होगा इसका। नहीं। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस फोर्स का क्या हो जाएगा? F cos theta. F 30। cos 30. 30 एक डिग्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस फोर्स का कितना हो जाएगा? F sin 30। बॉडी का खुद का वेट कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन mg और mg एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। बात समझ में आई क्या? यस सर। चलो अब इस वर्टिकल डायरेक्शन वाले में एक इक्वेशन बनाओ, ऊपर का टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे का टोटल फोर्स, क्योंकि ऊपर नीचे मोशन नहीं। एक इधर फोर्स बनाओ, क्योंकि बॉडी आगे मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बेटा? पीछे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एफएस मैक्स लगेगा, क्योंकि बोल दिए उन्होंने कि जस्ट स्टार्ट टू मूव है, तो एफएस मैक्स आप म्यू एस एन से निकाल लोगे। तो अब बताओ, लगाओ। तो जब अबाउट टू मूव है ना बेटा, एक बात मुझे और बता दो तुम लोग कि अबाउट टू मूव है, जब ये अबाउट टू मूव है ना तो राइट साइड वाला फोर्स इक्वल्स टू लेफ्ट साइड वाला फोर्स, क्योंकि अभी मोशन नहीं हुआ है, बस अबाउट टू मूव है। तो राइट साइड वाला फोर्स F cos 30 इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड वाला फोर्स FS मैक्स बराबर होगा। अभी मूव नहीं है, अबाउट टू मूव है, तो राइट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट साइड। इसका इक्वेशन बनाओ, क्या होगा इसका इक्वेशन वर्टिकल वाले का? पचास। आदर्श का 50 आ गया। पहले इक्वेशन तो बता दो मुझे। सब सॉल्व करने में लग गए क्या? चलो इसका इक्वेशन मैं ही बना देता हूँ। ऊपर की तरफ n लग रहा है, ऊपर की तरफ f sin 30 लग रहा है, यानी sin 30 की वैल्यू 1/2 थी, और इक्वल्स टू नीचे की तरफ क्या लग रहा है? 100 लग रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस f/2। अब इसमें रख दूंगा मैं। f cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। fs की वैल्यू कितनी है? 0.25, जिसको मैं 1/4 लिखूंगा। ठीक है, ये fs म्यूएस n होता है, तो fs जो कि म्यूएस n है मैं लिखूंगा, और इसकी 1/4, और n की वैल्यू अभी हमने लिखा 100 माइनस f/2, तो ये f √3/2 हो जाएगा। कर पा रहे हो तुम लोग? एक बार मुझे बता दो दोस्त, ना सॉल्व करने में तुम लोग। चलो, अरे एटलीस्ट वो वर्बली बता दिया करो मुझे। 1/4 100 से मल्टीप्लाई होगा 25 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा f/8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इस माइनस f/8 को उधर भेजेंगे तो प्लस f/8 हो जाएगा। तो f √3/2 प्लस f/8 बराबर कितना हो गया? इधर 25 हो गया। 25 है ना? चलो ठीक है, इधर हमको 4 से नीचे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4√3f प्लस f/8 बराबर 25 हो जाएगा। उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 200 हो जाएगा। f कॉमन ले लूंगा मैं, तो 4√3 प्लस 1 बराबर 200 हो जाएगा। अच्छा बेटा, 4√3 का मतलब 1.732 प्लस 1 बराबर 200 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। मैं तो नहीं कर रहा कैलकुलेशन, तुम्हारा है कैलकुलेटर। तुम लोग मत करना कैलकुलेटर यूज, तुम लोग को अलाउड नहीं है। तो ये सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 25.22 न्यूटन आ जाएगा। तो जो F की वैल्यू आ गई 25.22 न्यूटन। आज की क्लास में पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी? कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा mg नहीं होता है। नहीं हुआ क्या कुछ? पीछे वाला बता देना। हाँ, वेरी गुड सुहानी। 25 सुजल की
अच्छा फॉल्स, ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश बेटा। हाँ बेटा, पीछे वाला क्या, ये वाला बताओ, सर आगे वाला, आगे ये थोड़ा वाला। सा सर, यहाँ से n इक्वल 100 माइनस f/2 से। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि अब चूंकि इसका ऊपर नीचे तो मोशन हो नहीं रहा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ऊपर का टोटल फोर्स n प्लस f साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो f/2 हो गया इक्वल्स टू नीचे का फोर्स 100, नीचे का फोर्स। अब f/2 उधर भेजूंगा तो n इधर रह जाएगा, 100 माइनस f/2, n की वैल्यू निकल गई मुझे। अब मुझे पता था कि राइट साइड में f cos 30, लेफ्ट साइड में fs max है, अभी बॉडी बस चलने ही वाली है, तो इसलिए राइट साइड वाला फोर्स f cos 30 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड वाला फोर्स fs max। fs max कैसे निकालते हैं, म्यू n, तो म्यू n f cos 30 की वैल्यू √3/2 लिख दिया, f cos 30 f √3/2 इक्वल की जगह इक्वल म्यू s क्या है 0.25, फ्रैक्शन में 1/4 हो जाता है, मैंने लिख n की वैल्यू क्या है 100 माइनस f/2। ये आपका करने का कैलकुलेशन का तरीका अलग हो सकता है, मैं फ्रैक्शन में कर रहा हूँ, मेरा अलग है। अब ये 1/4 100 माइनस f/2, n की वैल्यू 100 माइनस f/2 रख दिया, म्यू s की वैल्यू 0.25 1/4 रख दिया, इसको अंदर भेजा 25 हो गया, इसको अंदर भेजा माइनस f/8 हो गया, माइनस f/8 को इधर भेजा प्लस f/8 हो जाएगा, और f √3/2 4 से नीचे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे एलसीएम में 8 आ जाए, तो यहाँ पे एलसीएम में 8 आ गया, ऊपर 4f √3 आ गया, यहाँ पे f आ गया, 8 को उधर भेज दिया तो 25 × 8 200 हो गया। अब f दोनों में से कॉमन ले लिया तो 4 √3 बचा, और यहाँ कुछ नहीं है तो f से कॉमन लिया तो 1 बचा। अब 4 √3 की वैल्यू 1.732 है, तो 4 × 1.732 प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, इक्वल की जगह इक्वल, 200। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 7.928 आएगा, उधर भेज दूंगा डिवीजन में जाएगा, तो 200 को 7.928 से डिवाइड किया तो 25.22 न्यूटन। बात समझ में आई क्या? यस सर। अब जो तुम लोगों को सवाल पूछ रहे थे, तो थोड़ा सा इसलिए करा रहा था कि अब किसी ने मुझे पूछा कि सर अगर ज्यादा हो जाए, 4 न्यूटन से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा मामला बेटा? तो 5 न्यूटन था। अच्छा वापस उस जगह पे आ जाते हैं, ये क्लास बस ये पार्ट में बता करके, क्योंकि अब थोड़ा तुम लोगों को वो लग गया है, एक एग्जाम वो थोड़ा सेंस बन गया है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। चलो वेरी गुड क्वेश्चन। क्या गुड क्वेश्चन था? अब होगा क्या कि आपने क्या किया, 5 न्यूटन था और ये 2 न्यूटन लग रहा है बेटा, तो अब क्या हुआ, आपने कहा कि सर हम 4 न्यूटन लगाएंगे, ठीक है, तो अभी भी वो मोशन में ही है। अगर वो मोशन में है बेटा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा वो लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो अभी भी 2 न्यूटन ही लगेगा। आई गेस किसने पूछा था, जिसने भी पूछा था, तो 5 न्यूटन हमने लगाया तो बॉडी मोशन में आ गई। सर एक बार और बताओ सर, क्या बताया अभी आपने? आपने पूछा था ना कि यस सर। अगर हाँ मोशन में आ जाए, इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना था, 4 न्यूटन था, ठीक है, बात सही है। तो 4 न्यूटन हमने लगाया था, तो 4 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, फिर हमने इसको 5 न्यूटन कर दिया, तो अब वो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया। जब वो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया तो वो किस में हो गया, मोशन में। मोशन में हो गया तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन हमने निकाला कितना, 2 न्यूटन, तो अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन का लगेगा। करेक्ट? समझ में आई बात? अब किसी ने पूछा कि सर हम इसको कम कर देते हैं, 5 से 4 कर देते हैं। अगर हम 5 से 4 कर रहे हैं बेटा, तो क्या ये फौरन रुक जाएगा कि अभी भी मोशन में है? सर मोशन में होगा। अगर मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शन लगना चाहिए, स्टैटिक की काइनेटिक? सर काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो अभी भी 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। करेक्ट है बात? अब क्या हुआ, 3 पे भी चलेगा, 3 पे भी चलेगा क्योंकि मोशन में है, और अभी 2 पे चलेगा। तो अब क्या होगा, नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में, इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो गया तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। नेट एक्सीलरेशन 0 हो गया तो इसका 2 मतलब होता है, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या तो बॉडी कांस्टेंट मोशन। जब 2 न्यूटन का लगाओगे बेटा तो क्या होगा, तो वो यूनिफॉर्म मोशन से चलने लगेगी। अब उसकी स्पीड घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, सेम से। अब तुम्हारा और मूड हुआ, मैं कहा मैं और कम करूंगा। अब तुमने क्या किया, 1 न्यूटन का लगा दिया, तो अब जो नेट फोर्स लगेगा वो राइट डायरेक्शन में लगेगा कि लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा? सर लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये रिटार्डेशन लगेगा। अब जब ये रिटार्डेशन लगेगा तो बॉडी धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते 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 फाइनली क्या हो जाएगी बेटा, स्पीड उसकी
0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। 0 ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रोक के बता रहा था ताकि थोड़ा सा सॉल्व क्वेश्चन लगा लोगे ना, थोड़ा सा सेंस बन जाएगा कि कहाँ से क्या बनाना है, क्या होगा। सारी बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. सर चलो वो 0 कब, जब एक्सेलरेशन 0 है तो हाँ, रेस्ट पे कब आएगा? रेस्ट पे कब आएगा? एक्सेलरेशन 0 है तो जिस और बॉडी मोशन में थी और एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 हो गया बॉडी मोशन में, तो उसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में है, और यूनिफॉर्म मतलब मोशन रेस्ट में नहीं आएगा? नहीं आएगा, हमेशा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही यही जाएगा। सर। ये न्यूटन का फर्स्ट ओके लॉ क्या सर। कहता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट एक्सेलरेशन 0 है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रही, तो जिंदगी भर वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। तो ये वाला फर्स्ट मोशन, फर्स्ट लॉ लग जाएगा इसमें। ठीक है, कौन हैकर है भाई? हैकर आएगा कि पता नहीं कौन हैकर है। तो मीम कल्चर तुम लोगों ने दिमाग खराब कर रखा है। बस बेटा आज के लिए इतना इनफ है। 1 मिनट जरा मुझे दे दो। सर हाँ बेटा, सर ये न्यू के इक्वल भी हो सकता है? म्यूएस म्यू के इक्वल नहीं, कभी जिंदगी म्यूएस हमेशा बड़ा होगा म्यू के से। ओके सर। आज हमने क्या सीखा बेटा? आज हमने एफएस मैक्स का फॉर्मूला सीखा, दैट इज म्यूएस एन। आज हमने काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला सीखा, म्यू के एन। आज हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखे। किसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट बता दो कि डिपेंडेंट ऑन किस बात पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन? डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस। इंडिपेंडेंट किस पे होता है? इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी एंड एरिया पे। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। उसके बाद हमने क्या देखा भैया कि म्यूएस की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगी, और म्यू के की वैल्यू जो भी होगी वो भी 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। और साथ में हमने ये भी देखा कि म्यू के जो होगा वो कम होगा म्यूएस से। ये सारी चीजें हमने देखी, और कुछ खास इंपॉर्टेंट, और हमने पीवाईक्यू लगाया। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। ये सारे नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स और इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम पढ़ लेंगे। इंक्लाइंड प्लेन पे हालांकि हम लगा चुके हैं। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, सर थैंक यू सर। हाँ बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। सर चैट सेक्शन तो Good night, देखो sir. सर।